नमस्कार, मैं डॉक्टर वैभव पाटनी। मैं एमडीएस हूँ। मेरा मास्टर्स हुआ है पीडियाट्रिक एंड पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, मतलब बच्चों के दांत का डॉक्टर। मैं पिछले 10 साल से वर्धा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2013 में मैंने क्लिनिक ज्वाइन किया था और हमारा जो क्लिनिक है पार्टी डेंटल क्लिनिक, अभी उसको 25 साल हो गया है, जो 1998 में मेरे पिताजी डॉक्टर विनोद मदन लाल पाटनी ने इस्टेब्लिश किया था। नमस्कार, मैं डॉक्टर विभा पाटनी। मैंने अपना बीडीएस उदयपुर राजस्थान से किया है और मैं पिछले 10 साल से क्लिनिकल प्रैक्टिस में हूँ। मेरा खुद का प्राइवेट सेटअप है एंड मेरा स्पेशलाइजेशन बेसिकली एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में है। कुछ लोगों को होता है कि मैम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, पीले हैं या टूट गए हैं, ट्रॉमा में जिनका दांत हल्का सा चिप ऑफ हो जाता है, तो मेरा स्पेशलाइजेशन उसमें है। बाकी जनरली सारे ट्रीटमेंट्स हम करते हैं यहाँ पर। जी सर, आप मुझे बताइए, दांतों में जो तकलीफें होती है, दांतों में होने वाले जो विकार है, जो रोग है, कौन कौन से तरह के विकार दांतों में प्रमुख तौर पर हुआ करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो होता है कीड़ लगना। ठीक है, अक्सर लोगों को कीड़ लगती है, तो जब तक दर्द नहीं होता है वो डॉक्टर के पास में नहीं जाते हैं। तो हम हर पेशेंट को ये कहते हैं कि अगर आपको दांतों में कोई भी कालापन दिखता है तब सबसे पहले डॉक्टर को विजिट करिए। अगर आप उसी समय विजिट कर लेते हैं तो आपको लंबे ट्रीटमेंट और महंगे ट्रीटमेंट तक पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। उसके अलावा रहते हैं मसूड़े की चीज। अगर हम हड्डी की बात करें तो दांत हड्डी में जड़े हुए हैं। ठीक है, अगर हड्डी अगर कमजोर हो गई तो आपके दांत भी कमजोर हो जाएंगे। तो दूसरा एक होता है हड्डी, जिसके पीरियोडिक दांत की सफाई करना, स्केलिंग करना, वो बहुत अनिवार्य होता है। उसके बाद में कई चीजें ऐसी होती है, जैसे आजकल लोगों को, खासकर हम महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो विदर्भ तो कैपिटल है कैंसर का, जहाँ पे सबसे ज्यादा गुटखा, पान, सुपारी, तंबाकू ऐसे खुलेआम बिकता है। तो कैंसर, या जिसको हम कहते हैं ओरल कैंसर, जो हमको अक्सर पेशेंट्स में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो अब ज्यादातर अगर हम देखें तो मेरे यहाँ जो ज्यादातर पेशेंट्स आते हैं वो या तो डेंटल केरीज, जिनको दांतों में दर्द होता है, वो लेके आते हैं, सूजन लेके आते हैं, या फिर पूरा मसूड़े उनके खराब हुए रहते हैं वो आते हैं, या फिर वो कैंसर जो कहीं उनका इलाज नहीं होता या कभी डायग्नोसिस नहीं होता है तो उस डायग्नोसिस के हिसाब से हमारे पास में आते हैं। क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं दांतों में कैविटी लगने के? देखिए, कैविटीज के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक, बहुत ज़्यादा अगर आप किसी भी चीज़ में मीठा खा रहे हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह, मीठा खाना बुरी बात नहीं है, मीठा आप खाइए, बट उसके बाद सिंपल पानी से कुल्ला कर लीजिए या फिर ब्रशिंग की हैबिट अच्छी रखिए। पीरियोडिकली अपने डेंटिस्ट को दिखाते रहिए कि अगर छोटी सी भी कहीं पे कीड़ लगी है तो वो इनिशियल स्टेज में ही हमें पता चल जाए कि वो आगे और ना बढ़े। तीसरा, जंक फूड। बहुत तरह का आजकल जो पैक्ड फूड है, जंक फूड है, इजीली एक्सेसिबल है कि कौन बनाएगा, कौन क्या करेगा, ठीक है, इजीली एक्सेसिबल है, खा लिया, लेकिन उसके बाद खाने के बाद में उसमें जो चिपकने वाला पदार्थ होता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो उसके कारण कैविटीज़ का थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। जी, मैम ने बताया कि ब्रशिंग की वजह से, इम्प्रॉपर ब्रशिंग की वजह से कैविटी बढ़ सकती है। क्या कहेंगे इम्प्रॉपर ब्रशिंग के बारे में भी? डॉक्टर की तरफ में स्केलिंग नाम की एक प्रक्रिया है, जिसे साल में कम से कम एक बार तो भी करना चाहिए, ऐसा डॉक्टर बताते हैं। लेकिन लोगों को उसमें भी बहुत सारी तकलीफ है। स्केलिंग करने से दांत में घिसावट आ जाती है, दांत छोटे बड़े हो जाते हैं, दांतों में गैप आ जाती है, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, सर दर्द चालू हो जाता है, वगैरह वगैरह। क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बेचारा, मतलब ये वो काली बिल्ली वाली स्टोरी हो गई कि बेचारे कभी किसी काली बिल्ली ने किसी का रास्ता काटा और उसके साथ में कुछ गलत हो गया तो पूरा, मतलब उसका श्रेय वो काली बिल्ली को चला गया कि भाई आपके कारण हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई है। सेम ये चीज है दांतों के साथ। स्केलिंग करने से आपके दांत कभी कमजोर नहीं होते। इनफैक्ट स्केलिंग बना ही उस चीज के लिए कि आपके दांत मजबूत बने। यूजुअली क्या होता है, जब आप दांत और मसूड़े के बीच में जब कुछ जमा होता है तो वो धीरे धीरे, अगर आप उसका छोटा सा भी पार्टिकल उठा के अगर आप लैब में भेजे तो 1 × 10 to the million, मतलब 10 to the power 10 मिलियंस उसमें आपको बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई मिल जाएंगे, जो धीरे धीरे हड्डी को खाते हैं, हड्डी पे पलते हैं। और अगर आप देखेंगे तो कई बार हम वो जंक, जिसको हम कहते हैं प्लाक या कैलकुलस, जब हम निकालते हैं तो ऑब्वियसली जो जॉइंट उस दो बीच में था वो निकल गया, फिर पेशेंट को दांत ढीला होना महसूस होता है। तो वो स्केलिंग के कारण नहीं हुआ है। अगर हम शायद स्केलिंग नहीं करते तो हो सकता है कि अगले 3 से 6 महीने उसका दांत वैसे ही ढीला पड़ जाता है, गिर जाता। तो साल में एक बार, जिस प्रकार से आप घर की सफाई आप डेली करते हो, लेकिन दिवाली में आप फिर भी एक बार पूरे घर को साफ करना शुरू करते हो, ठीक उसी तरह दांतों की सफाई भले आप दिन में 2 बार अगले साल भर कर रहे हो, पर साल में एक बार आपने स्केलिंग या एटलीस्ट अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। अगर आपके डेंटिस्ट को लगता है कि दांत की सफाई की आवश्यकता है तो वो आपको बोलेगा, अगर लगता है कि आवश्यकता नहीं है तो वैसे ही आपको मना कर देगा। बाकी आंख ऐसा, ये सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मैं दांत में कीड़े लगने की बात की बात करूँ तो जब पहले जब कैविटी होती है उसके बाद की स्टेज क्या है? कैविटी किस हद तक के अंदर जा सकती है? ओके, देखिए कैसा रहता है कि कैविटी मीन्स किसी भी तरह का कीड़ लगना दांत में।
अब कुछ लोग बहुत सचेत रहते हैं अपने आप को लेके, ब्रशिंग करते हैं तो मिरर में देख के करते हैं, कांच में देख के करते हैं। हल्का सा भी अगर काला कहीं पे डॉट लग रहा है वो तुरंत आ जाते हैं, उन्हें पेन नहीं है, उन्हें कुछ नहीं है, बट क्योंकि उन्हें दिख गया, वो सतर्क है उस चीज को लेके, वो आ गए। इनिशियली अगर आपको दिख रहा है तो वो डीप नहीं है, आपको पेन नहीं है, आप खाना खा पा रहे हैं, आपको सेंसिटिविटी नहीं है, दैट मीन्स वो डीप नहीं है। उसी स्टेज पे अगर हमने उसको निकाल के, रेस्टोरेशन एक प्रोसीजर होता है, मतलब जितना कीड़ है, और अभी इन नाउ 2023, पहले की बात अलग थी जहां हमारे पास उतने अच्छे मटेरियल्स नहीं हुआ करते थे, अभी मटेरियल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत एडवांसमेंट आ चुका है। अभी हम कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करते हैं, जितनी कीड़ है बस उतना ही पोर्शन हम निकालते हैं और उसे फिलिंग कर देते हैं रेस्टोरेटिव मटेरियल से। अब अगर मान लीजिए ये स्टेज पे आपने नहीं देखा, आपको नहीं पता, ये कीड़ जाता है सेकंड स्टेज पे, इनामल क्रॉस करके डेंटिन में, और डेंटिन पल्प के बीच में जब बहुत छोटी सी जगह रह जाती है जहां कीड़ बस पहुंची ही है, तो आपको दर्द होना शुरू होता है, मीठे पे, खट्टे पे, हवा पानी पे। तब आप आते हैं कि सर ये कभी कभी होता है, रेगुलर नहीं होता है, कभी होता है फिर बैठ जाता है, बट ये भी एक साइन है कीड़ आगे प्रोग्रेस हो रही है। इस स्टेज पे हम पेशेंट का एक्सरे लेते हैं और फिर आगे का प्रोसीजर समझते हैं। जब भी पेशेंट ने कहा है कि पेन है या तकलीफ थोड़ी ज्यादा हो रही है, दैट मीन्स नाउ वी हैव टू टेक एन एक्सरे एंड गो बाय दैट। अब हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि नहीं आपको पेन नहीं है तो ये इनिशियल स्टेज में होगा, नहीं, पेन है दैट मीन्स ये फर्स्ट स्टेज क्रॉस करके सेकंड स्टेज में जा चुका है। अब हम यहाँ पे हो सकता है रूट कैनाल करें, हो सकता है रेस्टोरेशन से भी काम हो जाए, तो इस तरह से वो आगे बढ़ता है। तीसरा, अगर पेशेंट सूजन लेकर आ रहा है, दैट मीन्स ये कंप्लीटली थर्ड स्टेज में जा चुका है। फर्स्ट स्टेज जब आपने क्योर नहीं करवाया, सेकेंडली जब आप उसको निकाल रहे हैं या रूट कैनाल के लिए सोच रहे हैं बट फिर भी इतनी कीड़ नहीं लगी है, थर्डली सूजन है, दैट मीन्स दांत कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड है और उसका इन्फेक्शन पूरा हड्डी तक जा चुका है। नाउ यू कंप्लीटली नीड अ प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर दैट। ये तो दांत किस हद तक खराब होता है ये हो गया। अब ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो दांत जब पूरी तरह कैविटी से खराब हो जाता है तो रूट कैनल एक ट्रीटमेंट है ना। लेकिन हमारे पेरीफेरी एरिया में, हमारे समाज में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो दांत के कीड़े जो है कान से निकालने की कोशिश करते हैं, इनके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये तो ऐसी बात हो गई कि मतलब घर के एक कोने में दीमक लगा है और आप बाहर में सोच रहे कि मैं कुछ झाड़ू वाड़ू लगा के कुछ ऐसा घास वास जकर डालूं और दीमक निकल जाए। देखिए, ऐसा नहीं होता है। ये सब जो चीजें होती है काफी गाँवों में लोग करवाते हैं। हमारे पास भी कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो कान में कुछ तेल डलवाते हैं, कुछ करवाते हैं, फिर बाद में अल्टीमेटली फिर वो कैंसर लेके या कुछ बहुत ज्यादा सूजन लेके या पूरा दांत सड़ा हुआ ही लेके ही वापस हमारे पास में आते हैं। अगर आपके दांत में कीड़ लगी है तो वो अपने आप वहां से नहीं निकल सकती। और ये कीड़ ऐसी कोई ऐसी पनपती हुई या ऐसी तैरती हुई कीड़ नहीं है कि वहां पे आपको घूमते हुए दिख रही है और चलते हुए दिख रही है। ठीक है, ये कीड़ आपके दांत पे इस प्रकार से लगती है कि जब तक आप उसको, हमारे एयर रूटर जिसको हम कहते हैं या बर जिसको हम कहते हैं, जिससे हम साफ नहीं करेंगे तब तक वो उससे नहीं निकलेगी। तो अगर आपको कोई अगली बार कहीं बोलता है या फिर कहता है कि हम कान में तेल डाल के अगर आपकी कीड़ निकाल सकते हैं, तो प्लीज और प्लीज आप उनके पास में मत जाइए। इस तरह से कीड़ नहीं निकलती। भले आपका दर्द बंद हो सकता है क्योंकि वो ऐसे भी हो जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपके दांत में से कीड़ निकल गई है। रूट कैनल ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो पहले जो ओल्ड रूट कैनल जो हुआ करता था उसमें और अभी मॉडर्न डेंटिस्ट्री में जो रूट कैनल है, इसमें क्या एक बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है? जैसे कि मैंने पहले बताया कि अभी मटेरियल ही कंप्लीटली चेंज हो गए। पहले एक रूट कैनाल करने में जो हमने पढ़ा है, जो बुक्स में हमने पढ़ा है, जो पुरानी डेंटिस्ट्री चली आ रही है, एक रूट कैनाल में 21 दिन लगते थे। आपको 3-3, 4-4, 5-5 दिन के सिटिंग में आना पड़ता था। आप इनिशियली दांत को ओपन करते थे, ओपन भी बहुत ज्यादा करते थे। अब जितना कीड़ है हम उतना ही ओपन करते हैं कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में। पहले क्योंकि मटेरियल ही नहीं होल्ड होता था, उस मटेरियल को होल्ड होने के लिए उतना बड़ा जगह चाहिए था, तो पहले दांत बहुत ज्यादा खोला जाता था, अब उतना नहीं होता है। फाइलिंग जो होती है, जो रूट कैनाल जिसे बोलते हैं, लाइक कैनाल ऑफ द रूट, दांत की जड़ें, वहां तक हमें जाना है, तो उसके अंदर जो बारीक सुइयां डालते हैं हम, जो बारीक फाइलिंग करते हैं, वो बहुत एडवांस्ड आ गई हैं। अब हम माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं, लूप्स यूज कर सकते हैं, जिससे हम बहुत 10x जूम तक मैग्निफिकेशन कर सकते हैं। पहले वो सब कुछ नहीं था। नेकेड आई से आप देख रहे हैं, आप बस अपनी आंख से अनुमान लगा रहे हैं जो आपने पढ़ा है कि हाँ यहाँ कैनाल है, ये इतनी डीप है, दैट्स इट, आप उसमें करते थे। नो डाउट पहले भी होता था, अब भी होता है, अब काफी एडवांस्ड है, आप उसे देख पा रहे हैं, पूरा इतना जूम कर लिया है आपने उस चीज को, आप कंप्लीट अंदर तक फाइलिंग कर पा रही हैं। अब मटेरियल इतने एडवांस हो गए कि हम कैनाल के अंदर भी पुश कर पा रहे हैं कि हाँ हमें एंटीबायोटिक अगर पुश करना है, कुछ करना है, तो हम कैनाल तक दे पा रहे हैं।
फिर उसका कैप्स में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आ गए। पहले जैसे आप बोलते थे सोने के दांत लगाते हैं लोग, तो पहले सोना होता था, चांदी होता था, वो होता कुछ नहीं था, उसका पानी रहता था ऊपर का, और स्टील का कैप होता था। अभी जिरकोनिया है, ऑल मेटल सिरामिक है, ई मैक्स है, बहुत अलग अलग तरह के मटेरियल्स आ गए जो कि कंपैटिबल होते हैं, बॉडी से कंपैटिबल होते हैं। आप उन्हें लगाएंगे तो मसूड़े उनके आसपास हेल्दी रहते हैं। पहले मसूड़े उतना हेल्दी नहीं रहा करते थे क्योंकि स्टील कैप होते थे। तो काफी कुछ एडवांसमेंट हो चुका है अभी इन चीजों में। सर, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे एक चीज़ है, लोगों को दांत बचाने से ज़्यादा दांत उखाड़ना बहुत ज़्यादा आसान लगता है। साथ ही साथ दांत जब स्टार्टिंग स्टेज पे जब कैविटी लगती है तो पेन किलर बहुत सारी खाते हैं, उसको साल 2 साल टीका करते हैं, पूरी जब खराब हो जाता है तब डॉक्टर के पास आते हैं। तो ये चीज़ें किस हद तक के हानिकारक है? देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम एक्सेस में करें तो वो हानिकारक तो है, ये तो हम सभी जानते हैं। इवन आप पानी भी अगर आप एक्सेस में पिएंगे तो वो आपके लिए सेहत के लिए ठीक नहीं है। ठीक उसी तरह दवाई भी है। अगर आप दवाई ले रहे हैं, दवाई कितने दिन उसको बंद रखेगा? 2 दिन रखेगा, 3 दिन रखेगा। दरअसल क्या होता है, जब पेशेंट को ऐसा लगता है कि जब कीड़ लगती है उसको दर्द होता है, वो दवाई ले लेता है। धीरे धीरे क्या करता है, वो जो कीड़ रहती है आपकी नस को डेड कर देगा। तो हो सकता है कि आपको अगले 2-3 साल पेन नहीं हो, और पेशेंट को ऐसा लगता है कि शायद मेरा दर्द बंद हो गया, दवाई ले ली, बढ़िया हो गया, पर अंदर ही अंदर वो नस को सड़ाते रहता है। जैसे हम शुगर में कहते हैं कि एक बार अगर आपको वहां पे इन्फेक्शन हो गया तो नेक्रोसिस और गैंग्रीन होता है। ठीक उसी तरह दांत में भी अगर कीड़ लग गया, जब वो डेड हो गई तो वो अल्टीमेटली वो नेक्रोसिस में जाता है, और फिर वहां पे कहीं ना कहीं सिस्ट और इन्फेक्शन बनते रहता है, और वो समय रहता है फिर पेशेंट या तो स्वेलिंग और उसके साथ में आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि उस समय पेशेंट फिर इतने पेन में रहता है कि अगर हम उसको दांत बचाने के लिए बोला भी या बोले भी या उसको हम सलाह भी दे तो वो सोचता है कि क्यों दांत बचाना, मेरे को अभी तो दर्द है, आप निकाल के फेंक दो। तो कई बार हमको पेशेंट को समझाना पड़ता है कि दांत अच्छा है, आपकी उम्र कम है, आप बचाइए, क्योंकि दांत जो नेचुरल दांत है वो नेचुरल दांत है, आप किसी भी नेचुरल चीज को रिप्लेस नहीं कर सकते। नो डाउट हमारे पास रिप्लेसमेंट्स के लिए ऑप्शंस बहुत है, हम वहाँ पे आरपीडी दे सकते हैं, वहाँ पे हम इम्प्लांट्स, अभी आजकल इम्प्लांट्स आ गए हैं ट्रेंड पे, तो हम एक दांत निकाल के वहाँ पे इम्प्लांट भी कर सकते हैं। बट या अगर आकर छोटे इसमें ही अगर आपको कीड़ दिखती है और आप अगर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो तो आपको दांत बच भी जाएगा और आपको रूट कैनाल से ट्रीटमेंट तक पहुंचने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इम्प्लांट की अगर बात करें तो इम्प्लांट ये किस हद तक के सक्सेस है, और क्या इम्प्लांट हर कोई कर सकता है? इम्प्लांट्स देखिए, इट्स अ न्यू टेक्निक, कम्प्लीटली न्यू टेक्निक। हमारे यहाँ न्यू है, अदर कंट्रीज में तो काफ़ी टाइम से चल रही हैं। इम्प्लांट्स में भी बहुत एडवांसमेंट आ गए। पहले कुछ मटेरियल होते थे, नो डाउट कोई भी नई चीज़ आती है तो इनिशियली उसके कुछ फेलियर्स भी होते हैं, और टेक्निक सेंसिटिव, बहुत टेक्निक सेंसिटिव प्रोसीजर है। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई मटेरियल नहीं है या ये इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है और आप करना चाहेंगे तो हो जाएगा, नहीं। प्रॉपर इसके लिए टेक्निक होना चाहिए, प्रॉपर इसका पढ़ाई आपको होना चाहिए, प्रॉपर समझ होनी चाहिए। हड्डी कितनी है, कितनी मोटी है, उसमें कितना इम्प्लांट जाएगा, कितने mm का जाएगा, पेशेंट उसके लिए, उस प्रोसीजर के लिए कंपैटिबल है या नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंट सिलेक्शन। बहुत ज़्यादा ओल्ड एज अगर है और बहुत ज़्यादा अगर सिस्टमिक डिजीजेज हैं, लाइक अगर आप डायबिटिक हैं, आपको ब्लड शुगर का, ब्लड प्रेशर का इशू है, या और कोई आपको सिस्टमिक इशू है, आप हार्ट पेशेंट है, ऑलरेडी ऑन मेडिकेशंस हैं, तो बहुत सारे उसमें हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। एक तरह से कहें तो ट्रीटमेंट प्लान चेंज हो जाता है, प्रोसीजर बदल जाता है। बाकी इम्प्लांट इज अ सक्सेसफुल थिंग अगर आप बहुत अच्छे से उसे करते हैं तो। ये पूरा खेल है इम्प्लांट के केस सिलेक्शन का। ये तो हो गई बड़े लोगों के दांत के बारे में बात। क्योंकि आप एक बच्चों के दांत के विशेषज्ञ हैं, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हैं, मैं बच्चों के बारे में बात करना चाहूँगा। बच्चों के बारे में जब दांत में जब तकलीफ होती है तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं, इनका सबसे बड़ा एक सोचना होता है कि अभी तो बच्चे के दूध के दांत है, खराब होकर टूटेंगे तो दूसरे फिर आएंगे। क्या कहेंगे इस विषय? देखिए, इसकी शुरुआत में इस तरह से सबसे पहले करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अगर आपके बच्चे को बीमार होता है तो वो एक पीडियाट्रिशियन के पास में जाता है, जनरल डॉक्टर के पास में नहीं जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर बच्चा है तो उसके लिए भी स्पेशलिस्ट है, जिसको हम पीडियाट्रिक डेंटिस्ट कहते हैं, जो मेरा स्पेशलाइजेशन है। तो आप जब बच्चे को अगर किसी के पास आप ले जाते हैं तो सबसे पहले आप स्पेशलिस्ट ढूंढिए और उनके पास लेके जाइए। दूसरा, अगर बच्चों के दांत का अगर इंपॉर्टेंस नहीं होता तो भगवान बच्चों को 20 दांत क्यों देता? जिस प्रकार से बच्चों को 20 दांत होते हैं, बड़ों को 32 दांत होते हैं, तो हर चीज हर स्टेज पे जिसका एक रोल होता है। जब बच्चा एक आधी साल के आसपास आता है तो उसको सामने के दांत आते हैं, और 2 से 2.5 साल 3 साल की उम्र तक उसको सारे दांत डेवलप हो जाते हैं। 3 साल तक वो अपना बोलना शुरू करता है। तो जितनी इंपॉर्टेंस सामने के दांत की उतनी इंपॉर्टेंस पीछे के दांतों की भी है। और करीबन जो पीछे के जो दूध के दांत है वो 13 से 14 साल की उम्र तक गिरते हैं। तो अगर इन दांतों का रोल नहीं होता तो ये इतने साल तक चलाते ही नहीं। ठीक है, नेचर उसको इतने साल तक अपने मुंह में रखता ही नहीं। तो बच्चों के दांत का भी इंपॉर्टेंस उतना ही है जितना बड़ों के दांतों का इंपॉर्टेंस है। जिस प्रकार बड़ों के दांतों में भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, उसी प्रकार बच्चों के दांतों में भी नस का इलाज होता है।
बहुत समय पेरेंट्स लोगों की सोच ये होती है कि बच्चे को तकलीफ है, डेंटिस्ट के पास ले जाएंगे, डेंटिस्ट जब रूट कैनल करेंगे बच्चे को बहुत तकलीफ होगी, बच्चा नहीं रह पाएगा। तो किस तरह की एक अलग अलग तरह की टेक्निक्स, अलग अलग के ट्रीटमेंट टेक्निक्स अपने पास हैं? देखिए, बेसिकली बच्चों को हम 3 प्रकार से इलाज कर सकते हैं। एक होता है चेयर साइड, तो अगर बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव बच्चा है जिसको किसी चीज का डर नहीं है, छोटी मोटी फीलिंग्स है, तो हम उसको आराम से चेयर पे बैठा के हम उसका इलाज कर सकते हैं। सेकेंड होता है लाफिंग गैस, जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन, जो आजकल काफी प्रसिद्ध हो चुका है भारत में और काफी लोग यूज कर रहे हैं, जो हमारे भी क्लिनिक में वो फैसिलिटी अवेलेबल है। हम उसमें क्या करते हैं, बच्चों को नाक पे एक मास्क लगाते हैं, जो उसमें हम नाइट्रस और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन गैस होता है, जिसको हम लाफिंग गैस कहते हैं। हम बहुत कम मात्रा में उसको यूज करते हैं, जिससे बच्चे की एंग्जाइटी और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो पेन है वो कवर अप हो जाता है। और अगर इसके बाजू में अगर बच्चा इलाज करने के लिए अगर रेडी नहीं है, जैसे कई मल्टीपल दांत होते हैं, बच्चा बहुत पेन में है, जैसे मैंने बताया कि अपने इंडिया में जब तक पेन आखिरी स्टेज तक ना पहुंच जाए, पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचता नहीं है। तो अक्सर ऐसे कंडीशन में जब बच्चा आता है तो इलाज के लिए नहीं बैठता है। तो एक होता है जिसमें हम बच्चे को पूरा सुला के भी इलाज करते हैं, जिसको हम जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं। तो ये फैसिलिटी भी हमारे पास हमारे क्लिनिक में है, जहाँ पे एनेस्थेटिस्ट आता है और हम इस फैसिलिटी के अंदर बच्चों का इलाज करते हैं, और ये तीनों फैसिलिटीज सेफ है। जी सर, अगर मैं अपनी क्लिनिक की बात करूँ, क्लिनिक को सक्सेसफुली 25 साल हो गए हैं जी। आपके जो पिताश्री हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, गत 10 सालों से आप चला रहे हैं, और जब सफलता के 25 साल आप इस साल पूरे कर चुके हैं, किस तरह की खुशी दिल में महसूस हो रही है? देखिए, क्लिनिक को 1 साल हो कि 5 साल हो कि 25 साल हो, हर एक साल जब हम एक अच्छा करते हैं तो खुशी तो होती है। बट डेफिनेटली जो 25 साल आज हमारे क्लिनिक को हो गए हैं, जो वर्धा के लोगों ने हमारे प्रति हमें जो प्यार दिखाया है, जो एक ट्रस्ट दिखाया है, मेरे ख्याल से ये उन वर्धा वासियों के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था। तो सबसे पहले तो मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि हम तभी सक्सेसफुल होते हैं जब हमारे पास आने वाले क्लाइंट्स खुश होकर यहाँ से जाए। तो थैंक यू वर्धावासी कि आप लोगों ने 25 साल तक हमारे पर भरोसा किया, हमारे पे ट्रस्ट किया, और आज भी आप उसी ट्रस्ट और भरोसे के साथ हमारे पास में आते हैं। दूसरा, मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि जो मेरे पिताजी ने आज से 15 साल 20 साल पहले भी जिन पेशेंट को इलाज किया था, वो आज भी उस भरोसे के साथ मेरे पास आते हैं। तो शायद मेरे पास इससे ज्यादा मतलब मेरा यही अचीवमेंट है कि आज वो ट्रस्ट पापा के साथ भी मेरे ऊपर आया है, और मैं यही कोशिश करूंगा कि ये ट्रस्ट में आने वाले और 25 साल तक मैं अपने पेशेंट्स के साथ उस ट्रस्ट के साथ काम करूं, और वो यही प्यार हमको देते रहे। आपके कहने में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब जब आज भी मुझे याद है, कुछ दिनों पहले एक पेशेंट आया था जब इस क्लिनिक की ओपनिंग हुई थी। जिस दिन इनॉग्रेशन चल रहा था, एक बच्चा पेन लेकर आया था। वो बच्चा था 3 साल का, आज वो बच्चा है 28 साल का। लेकिन आज भी 25 साल बाद भी जब उसे दर्द हुआ, एक बार तब आया था, बीच में कभी उसकी मम्मी लेकर आई होंगी तब आया था, और अब जब उसे पेन है तो ही स्टिल नोज कि मैं उन डेंटिस्ट के पास गया था, उन्होंने किया था, मुझे तकलीफ नहीं हुई थी, उनका हाथ अच्छा था। आज भी वो हमारे पास आया है, उसकी शादी हो गई है, वो अपनी वाइफ को भी लाया है। तो ये एक पारिवारिक रिलेशन कहूंगी मैं, कि जैसे मान लीजिए ये बच्चों के डॉक्टर हैं, किसी बच्चे को भी अगर ये ट्रीट कर रहे हैं तो उनकी मम्मी साथ में है, दादा दादी साथ में है, अगर कोई आते हैं, कभी उन्हें पेन होता है तो वो आते हैं। तो ये एक तरह का ट्रस्ट है, दे ट्रस्ट अस, इसलिए दे आर कमिंग अगेन एंड अगेन। ये ट्रस्ट नहीं होता तो आप एक बार आते हैं, एक बार ट्रीटमेंट कराते हैं, आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता है, तो हम नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ पे, बहुत डेंटल प्रैक्टिशनर्स हैं, वो जा सकते हैं, बट नहीं, दे आर कमिंग बैक टू अस। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए कि हम पापा वाली प्रैक्टिस को और उसके बाद हमारी प्रैक्टिस को भी अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे हैं। यही हमारे लिए एक अचीवमेंट है। जी सर, 25 साल पूरे हो चुके हैं, साथ ही साथ वर्धा जिले के साथ साथ पूरे विदर्भ में एक ओरल कैंसर का एक बहुत बड़ा प्रमाण बढ़ रहा है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो है, इसके अनगिनत पेशेंट आप आए दिन देखते हैं। तो 25 साल पूरे होने के बाद अभी आगे आपकी किस तरह से एक दौड़ रहेगी, किस तरह से आपका एक सहभाग रहेगा इस अपने एरिया को, अपने विदर्भ को कैंसर फ्री करने का? देखिए, डेफिनेटली आज जैसे सोशल मीडिया, आजकल इंस्टाग्राम आ गया है, फेसबुक हो गया है, सोशल मीडिया आ गया है, न्यूज़ है, तो काफ़ी जगह पे आजकल कैंसर को अभी इम्पोर्टेंस मिलने लगा है, जो आज से शायद 25 साल पहले नहीं मिलता था। रेडियो है, तो कई जगह पे जो ये इंफॉर्मेशन है कि कैंसर क्यों होता है, क्या होता है, अवेयरनेस है वो फैल रही है। बट डेफिनेटली आज भी हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो 15 साल, 16 साल, 17 साल की उम्र के होते हैं, जो पान गुटखा सुपारी तंबाकू खाना शुरू कर देते हैं। तो मेरा तो बस उन सबसे यही रहेगा कि देखिए, पान गुटखा तंबाकू खाने से आपको कोई फायदा तो होने नहीं वाला है, तो अगर आप छोड़ सकते हैं तो छोड़िए,
और इससे बेहतर जिंदगी आपको जीने के लिए भी है, और उस जिंदगी को आप मिली है, अब उसका सही तरीके से उपयोग करिए। हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हम लोग कई बार घुमा के बात नहीं करते, और मैं उस बारे में तो बहुत ब्लंट टू स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ कि जब कोई पेशेंट आता है तो मैं उनको सीधा सीधा कह देता हूँ कि नहीं, आपको ये कर्क रोग है या इस स्टेज पे जा चुका है और आपको इसकी इलाज की आवश्यकता है। डेफिनेटली प्राइवेट में बहुत सारे पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हम हमारी तरफ से उनको इवन जो इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं, जैसे यहाँ पे सावंगी है, सेवाग्राम है, हम जहाँ भी उनको भेजते हैं तो हम उनको वहाँ पे पूरा सपोर्ट देते हैं डॉक्टर से बात करके कि उनको कहीं प्रॉब्लम ना जाए, और उसके बावजूद भी अगर उनको कुछ पोस्ट ऑप भी अगर उनको कुछ हमारी तरफ से हेल्प लगती है तो हम उनको पूरा हेल्प और केयर प्रोवाइड करते हैं। बट या कैंसर एक ऐसी चीज है जिसके लिए आज हम सबको मिलके लड़ना है। ये मैं अकेला इस फाइट को नहीं लड़ सकता, आप मैं हम सब अगर मिलके इस फाइट को अगर लड़ेंगे तो शायद हम आने वाले 5 साल में ही शायद हम कैंसर काफी हद तक हमारे वर्धा डिस्ट्रिक्ट से हम कम कर पाएंगे।